सोचो हमारे मेहनती किसान दिन रात मेहनत करे और उसके बाद फसल का पैसा अंग्रेज ले जाए। और जब एक आम आदमी इन किसानों के सहायता के लिए खड़ा होता है तो फिर लिखा जाता है इतिहास का पहला चैप्टर, गांधी जी की भारत में पहली जीत, चंपारण। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि आपके लिए जो वीडियोस मैं बनाता हूं इसके लिए सबसे पहले रिसर्च करना पड़ता है, फिर स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, उसके बाद वीडियो को रिकॉर्ड करना होता है, फिर एडिटिंग करनी होती है, फिर पीछे आप ये जो बैकग्राउंड वगैरह देख रहे हो इन सभी बैकग्राउंड को ढूंढ के अलग अलग से जैसा मैं बोला रहता हूँ उस हिसाब से इसको निकालना पड़ता है। एडिटिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये वीडियो इस क्वालिटी का आप तक पहुँच पाता है। तो फिर अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आता होगा, आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता होगा, तो फिर आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में अप्रिशिएट कीजिए। और बॉस, मुझे पता है कि आप हमारी इस मेहनत को सराहना देने के लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। करंटली हमारे फैमिली में इतने मेंबर्स हैं और एक सब्सक्राइब का बटन टच करके आप भी इस परिवार का सदस्य बन चुके होंगे, क्योंकि आप मेहनत, कंसिस्टेंसी और स्टडी को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हो। सब्सक्राइब कर दो। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के बिहार के चंपारण सत्याग्रह को समझने से पहले हम गांधी जी के पहले पास्ट के बारे में जान लेते हैं। गांधी जी 1888 में लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाते हैं। 1891 में अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करके भारत वापस आते हैं और भारत में अपना जो सामान्य जो जितने भी वकील होते हैं वो अपना जो प्रैक्टिस करते हैं लॉ की, अपना जो वकालत करना शुरू करते हैं, वो गांधी जी भी शुरू कर देते हैं। लेकिन गांधी जी की जो वकालत थी, उनका जो प्रैक्टिस थी लॉ की, वो यहाँ पर उतनी कुछ खास चल नहीं पाती है। उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में व्यापार करते थे अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला साहब कहते हैं गांधी जी से कि मेरा जो केस है साउथ अफ्रीका में चल रहा है उसको लड़ने के लिए आप साउथ अफ्रीका चलो। 1893 गांधी जी साउथ अफ्रीका चले जाते हैं अब्दुल्ला साहब का केस लड़ने। लगभग 22 सालों तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में ही रहते हैं और साउथ अफ्रीका भी उस टाइम पर ब्रिटेन का ही गुलाम था। और उस टाइम पर जो साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश अधिकारी थे वो अफ्रीका के लोगों के साथ रंग के आधार पर काफ़ी ज़्यादा भेदभाव करते थे, क्योंकि अंग्रेज़ गोरे थे और साउथ अफ्रीका के लोग काले थे। तो रंग के आधार पर कि तुम काले हो ऐसा कर करके ब्रिटिश वो साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ अन्याय करते थे। अब गांधी जी भी ठहरे भारत के। गांधी जी का भी जो स्किन का कलर था वो भी अंग्रेज़ों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा सांवला था, तो गांधी जी को भी इस रंग की राजनीति का शिकार होना पड़ा। इस रंग के भेदभाव का, रंग भेद का गांधी जी को भी शिकार होना पड़ा। कैसे शिकार होना पड़ा, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया भी था, फिर से एक बार बता देता हूँ। गांधी जी फर्स्ट क्लास की टिकट कटवाते हैं ट्रेन में, और ट्रेन में फर्स्ट क्लास की टिकट कटवाते हैं और उसके बाद जब फर्स्ट क्लास में जाकर बैठते हैं तो उनको फर्स्ट क्लास की टिकट होने के बाद भी ट्रेन से बाहर उतार दिया जाता है। और ट्रेन से नीचे उतारने का सिर्फ एक ही रीजन दिया जाता है कि तुम काले हो। सोच सकते हो ये ब्रिटिशर्स की सोच कितनी घटिया रही होगी। भारत जैसा देश जहां पर ऐसे महान लोग हुए, ऐसे महान संत हुए जिन्होंने सीधे सीधे कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये बात हमें सीधे सीधे भारत की ऐतिहासिकता और भारत पहले कैसा था और आज कैसा है इसको सीधे सीधे प्रमाणित करता है। हालांकि जातिवाद की राजनीति आज भारत में भी है, जो कि एक कैंसर के समान है। मैं तो इसको कैंसर ही बोलूंगा। हालांकि इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। अभी वापस लौटते हैं गांधी जी पर। गांधी जी को ट्रेन से वापस उतार दिया जाता है। फिर गांधी जी बोलते हैं कि नहीं, ये तो सही नहीं चल रहा है बॉस, ये जो मामला है इसको, इस नीति को बदलना पड़ेगा, मतलब बदलना पड़ेगा बॉस। फिर गांधी जी शुरू कर देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ साउथ अफ्रीका में अपना सत्याग्रह। सत्याग्रह और अहिंसा ये दोनों उनके मेन हथियार थे। धागी उनका मेन हथियार AK-47 था। गांधी जी ने सबसे पहले साउथ अफ्रीका में नस्लवादी नीतियों के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया और उनको अपने इस प्रयास में काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। और उस टाइम पर भारत में जितने भी लोग थे, जितने भी भारत के क्रांतिकारी नेता थे या फिर जितने भी भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, वो गांधी जी के साउथ अफ्रीका के इन प्रयासों से, उनके सफलताओं से भली भांति परिचित थे। और इस बीच गांधी जी ने 1904 में और 1910 में साउथ अफ्रीका में 2 आश्रम की भी स्थापना की थी। एक का नाम था फिनिक्स फार्म और एक का नाम था टॉलस्टॉय आश्रम। गांधी जी करीबन 22 सालों तक साउथ अफ्रीका में रहे और बहुत हद तक वहां पर साउथ अफ्रीका में उनको सफलता मिली। अब बात करते हैं गांधी जी के भारत वापस आने की। वर्ष 1915 में गांधी जी भारत वापस आते हैं।
अब साउथ अफ्रीका में जो आदमी 22 साल तक रहे, अंग्रेजों के खिलाफ इतना संघर्ष किया है, बहुत हद तक उसको सफलता मिली है, तो फिर गांधी जी को भी भारत आने पर बहुत ज़्यादा अपना परिचय देना नहीं पड़ा। भारत के बहुत से लोग उनके संघर्षों से और गांधी जी के नाम से, गांधी जी से भली भांति परिचित थे। तो भारत आने के बाद गांधी जी को बहुत ज़्यादा अपना प्रचार करने का जरूरत नहीं पड़ा। गांधी जी जैसे ही भारत में आते हैं तो फिर वो सीधे नेताओं से नहीं जुड़ते, बल्कि वो सीधे जनता से जुड़ते हैं। गांधी जी रेल के तीसरे दर्जे में सफर करते हैं पूरे देश का और पूरे देश की स्थिति का जायजा लेना शुरू कर देते हैं। इस बीच गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की भी स्थापना की। ये आश्रम का स्थापना करना सीधा सीधा उनका उद्देश्य हम ऐसा मान सकते हैं कि गांधी जी को भारत में सत्याग्रह और अहिंसा जैसे रास्तों पर चलने के लिए, अपने साथ रहने के लिए कुछ लोगों को शामिल करने की जरूरत थी। तो फिर आश्रम के माध्यम से बहुत सारे लोग उनसे जुड़ सकते हैं और इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भी गांधी जी को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करने का सलाह दिया था। इस आश्रम में सत्य और अहिंसा जैसे आदर्शों का शिक्षा दिया जाने लगा। जैसे मैंने आपको बताया कि गांधी जी 1915 में भारत वापस आए थे और साल था 1917। 1917 में बिहार में अंग्रेजों ने 3 कठिया पद्धति शुरू कर दी थी। इस पद्धति को आप सीधे सीधे ऐसा समझ सकते हो कि जो बिहार के किसान हैं उनको अपनी जितनी भी जमीन है उसके 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य है। यानी अगर किसी किसान के पास 20 एकड़ जमीन है तो उसको अनिवार्य रूप से अपने 20 एकड़ जमीन में से 3 एकड़ जमीन में नील की खेती करना अनिवार्य था। आप सोच सकते हो जमीन आपकी है, लेकिन भाई साहब उसका 3/20 हिस्सा तो हमारे हिसाब से उसमें खेती होगा। ये सीधे सीधे ब्रिटिशर्स का कहना था। और जो नील की खेती है वो आप भी समझ सकते हो, वो उससे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होता नहीं था। एक तो नील की खेती करने के बाद जो ज़मीन है वो ज़मीन बहुत ज़्यादा बंजर हो जाती थी। इससे किसानों को सीधे सीधे घाटे का ही सौदा होता था और फ़ायदा जो होता था वो सीधे सीधे ब्रिटिशर्स को होता था। तो बिहार के एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल साहब गांधी जी से बहुत आह्वान करते हैं कि आप आइए, आप यहाँ पर आएंगे तो ब्रिटिशर्स हो सकता है इस 3 कठिया पद्धति को, इस नील की खेती को जो अनिवार्य इन्होंने किया है उसको वापस ले और हमारे किसानों को फायदा हो जाए। गांधी जी पहले तो थोड़ा झिझकते हैं, लेकिन उसके बाद गांधी जी मान ही जाते हैं कि चलो चंपारण चलते हैं और किसानों की सहायता करते हैं। 1917 में गांधी जी पहुंचते हैं चंपारण और जैसे ही गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं तो कमीशन ने उनको वापस जाने का आदेश दे दिया। लेकिन गांधी जी भी थोड़े अकड़ू स्वभाव के थे, उन्होंने सीधे सीधे कमीशन का आदेश मानने से मना कर दिया और गांधी जी का ये आदेश ना मानने का निर्णय सीधे सीधे पूरे भारत देश के सभी नेताओं के लिए चौंकाने वाला था। गांधी जी को भली भांति पता था कि गांधी जी अगर कमीशन का जो आदेश है उसको नहीं मानेंगे तो गांधी जी के साथ 2 घटनाएं घट सकती है। पहला तो यह है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और दूसरा है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब इन दोनों ही स्थितियों में गांधी जी को फायदा था। कैसे फायदा था आगे बताता हूँ। देखो, अगर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो चंपारण के लोगों में आक्रोश भर जाएगा और ब्रिटिश सरकार को हो सकता है झुकना पड़ जाए। इस स्थिति में फायदा किसानों का था, गांधी जी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाते। दूसरा, अगर गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तो गांधी जी सीधे सीधे अपना काम खुद ही कर सकते थे। यानी इन दोनों ही परिस्थितियों में सीधे सीधे गांधी जी का लाभ था। अंग्रेज सरकार गांधी जी की इस नीति को ताड़ गई और अपना जो उन्होंने किसानों के साथ करार किया था 3/20 हिस्से में किसानों को नील की खेती करना जो अनिवार्य किया था, उस आदेश को वापस लेते हैं और इस तरह गांधी जी की भारत में ये पहली और सफल जीत साबित होती है। और अब गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जे.बी. कृपलानी जैसे बहुत सारे अनेक नेताओं के साथ जुड़े और उनके साथ जुड़कर गांव-गांव जाने लगे, किसानों का बयान दर्ज करने लगे। इस बीच आप सोच सकते हो गांधी जी ने करीबन 800 किसानों का बयान दर्ज किया था। अब अंग्रेजों को भी लगा कि इंसान थोड़ा अकड़ू टाइप का तो है, इसको कुछ भी बोलो, कमीशन का आदेश मानने को बोलो तो फिर ये सत्याग्रह करने पर बैठ जाता है। और इस स्थिति को देखकर अंग्रेज सरकार ने एक जांच आयोग बैठा दिया और हैरानी की बात जानते हो, इस जांच आयोग का एक सदस्य गांधी जी को भी बनाया गया। यानी इंसान 1915 में आया और 1917 में चंपारण जैसा बहुत बड़ा सत्याग्रह किया और उसमें सफलता पाई। उसके बाद अंग्रेज सरकार जो इतनी बड़ी अखंड भारत, आप सोच सकते हो उस टाइम पे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब इस ब्रिटिश भारत का हिस्सा थे। इस इतने बड़े देश की जो सरकार है वो एक जांच आयोग बैठाती है और महज 2 साल पहले इस देश में आया आदमी इस सरकार के बनाए गए जांच आयोग का एक सदस्य बनता है। गांधी जी ने आयोग को समझाया कि नील की खेती की जो पद्धति है
ये जो करारनामा है इसको समाप्त करना चाहिए। और आखिर में ऐसा हुआ भी। किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारे उचित और ठोस कदम उठाए गए और गांधी जी का ये पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल हुआ। और देखते ही इस आंदोलन की चर्चा पूरे देश में होने लगी और गांधी जी इस एक आंदोलन से ही देश के बहुत सारे हिस्सों में फेमस हो गए। गांधी जी की भारत की इस पहली जीत की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन के बारे में जानना है, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में जानना है, आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानना है, आपको क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इतिहास, संविधान, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी से रिलेटेड और कई सारे फैक्ट हैं जिसके बारे में अगर आपको जानना है, किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो, आसान भाषा में जानना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।